कर दिए, ठीक है। ये और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्लास के जो मधुर संबंध है वो भी तो कभी कभी दिखने चाहिए क्या। टीचर और स्टूडेंट के बीच में मधुर संबंध भी है, नहीं तो हमेशा तो देखेगा मुंह बना के पढ़ाता ही रहता है, वो भी नहीं चलेगा। देखिए हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, अगर जो लोग एकदम रेगुलर क्लास कर रहे हैं, मतलब विदाउट एनी ब्रेक, कोई क्लास मिस नहीं किया हो, तो स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट डे ही बोल दिए थे चैप्टर बहुत बड़ा है, कम से कम 8 क्लास तो पढ़ाना ही चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी, तब जाकर आपको ढंग से चैप्टर समझ में आएगा। तो पार्ट वाइज जो हम लोग चल रहे थे स्टार्टिंग से, सबसे पहले क्या किए, बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन फंड, कंपेंसेशन रिसीव अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यहाँ तक किए। एक पार्ट हम लोग परक्विजिट्स का भी पढ़े थे, और लास्ट में थोड़ा डिडक्शन का एरिया भी हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि ग्रॉस सैलरी में से 3 तरीके का डिडक्शन मिलता है। बीच का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हम लोगों का अलावेंसेस। और ध्यान रखिएगा जब आपका क्वेश्चन देगा बड़ा क्वेश्चन, तो बड़े वाले क्वेश्चन में कम से कम 3, 4, 5 आइटम अलावेंसेस का दिया ही रहता है, समझे। हम लोगों को सम्स देखना है, 4, 5 जितना भी अलावेंस दिया है उसकी ट्रीटमेंट अगर आपको याद है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको सिंपली उठाना है और उस ट्रीटमेंट के साथ अपने सॉल्यूशन में पुट कर देना है, ठीक है। अलावेंसेस की मीनिंग मैंने फर्स्ट डे ही बता दी थी, जो लोग नहीं थे मैं उनको एक बार फिर से बता दूं। सिंपल सा डेफिनेशन था क्या, ए फिक्स क्वांटम ऑफ मनी प्रोवाइडेड रेगुलरली बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट। जैसे आप कहीं जॉब करते हो, आपका एक डेली का अलग ही खर्चा है, उन सारे खर्चों को बियर करने के लिए आपका बॉस आपको अलग से कुछ अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है, उस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं अलावेंसेस। और ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने बताया था अलावेंसेस और परक्विजिट्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है। अलावेंसेस क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट देगा, आप उससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हो, कम भी खर्च कर सकते हो। जैसे आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो भी अलावेंसेस है ना, उसके नाम से ही आप समझ जाओगे कि ये किस काम के लिए दिया जा रहा है। तो जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस, आपका बॉस फिक्स कर दिया कि हम 500 पर मंथ देंगे, आप उसको आप 500 पर मंथ वाले स्कूल में पढ़ाओ, या 5000 वाले पर मंथ स्कूल में पढ़ाओ, या 200 रुपए वाले पर मंथ स्कूल में पढ़ाओ, मैटर नहीं है। आपका बॉस कितना कर दिया, 500 पर मंथ फिक्स। तो जैसे ये फिक्स हो गया, ये हमारा हो गया अलावेंसेस। लेकिन परक्विजिट्स में क्या बोला गया था कि वो फैसिलिटी के रूप में मिलता है। फैसिलिटी का मतलब क्या है, जैसे आपका बॉस बोला आप अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ाओ, किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, जितनी भी खर्च होगी वो पूरा का पूरा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। देखा, ये क्या हो गया आपका फैसिलिटी। और फैसिलिटी के रूप में जब कोई भी चीज आपको मिल रही है तो वो कहाँ ट्रीट किया जाएगा, परक्विजिट्स के अंदर। क्लियर है। आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए कन्वीनियंस अलावेंस मिल रहा है कि आप ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस जाते हो, आने जाने में बस, टैक्सी, ओला, उबेर, ऑटो रिक्शा, साइकिल कुछ भी यूज करते हो, आपका बॉस बोला कि हम आपको 1000 रुपया पर मंथ इस खर्चे के लिए देंगे, ये आपका हो गया कन्वीनियंस अलावेंस। लेकिन दूसरी तरफ आपका बॉस बोला हम आपको कार दे दे रहे हैं, बाइक दे दे रहे हैं, स्कूटी दे दे रहे हैं, इससे आप यूज कीजिए घर के लिए भी और ऑफिस भी आइए, तो वो क्या हो गया फैसिलिटी। उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी, परक्विजिट्स के अंदर। क्लियर है दोनों का डिफरेंस। अभी क्या हम लोग देख लेते हैं कि जो भी अलावेंसेस हम लोगों को मिलेगा उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे। ट्रीटमेंट इन द सेंस जान रहे हैं कि टैक्स में हर चीज का कुछ ना कुछ रूल फिक्स है, तो उसके सारे प्रोविजन हम लोग स्टेप बाय देख रहे हैं। एक और बात बताएं, जैसे बुक में क्या है कि वो एक ही साथ 20-25 अलावेंस लिख दिया, समझे, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। मैंने कोशिश किया थोड़ा सा इसको समराइज करने का। समराइज इन द सेंस कि एक कैटेगरी का जितना भी अलावेंस है उसको हम एक साइड में रख लिए, और पूरा कितना कैटेगरी बना दिए आप देख रहे हो, 4, 1, 2, 3 और एक अलग से लिखे हैं 4। क्लियर है। मतलब बुक में आपको सारी चीजें मिल रही हैं, बस उसमें क्या हो रहा है ना, एक इसका दे दिया, फिर एक इसका दे दिया, फिर एक इसका दे दिया,
थोड़ा सा मिक्सअप है, और यहाँ पर इसको क्या किए, कैटेगराइज कर दिए, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सुविधा हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं देखिएगा, जिसमें मेंशन किए अलावेंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। तो पहला लाइन आपका क्लियर है, ये जितना भी अलावेंस आप पढ़ने जा रहे हो ये पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल। पूरा टैक्सेबल बोलने का मतलब है कि सम्स में जितना अमाउंट लिखा रहेगा आपको पूरा उठा के सॉल्यूशन में लिख देना है। पर मंथ रहेगा तो इंटू 12 करके पूरा अमाउंट डाल दिए, जैसे 500 पर मंथ दे दिया, 500 इंटू 12 किया आया 6000, पूरा अमाउंट लिख दिए। ठीक है, क्योंकि इसका रूल क्या बोलता है कि आप ये सारे अलावेंसेस का ट्रीटमेंट क्या करोगे, फुल्ली टैक्सेबल। अब इसके अंदर कितना पॉइंट्स हैं, हमने लिखा है 6। पहला लिखा है डियरनेस अलावेंस, या इसको हम लोग डियरनेस पे भी बोलते हैं, या इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस भी बोलते हैं। मीनिंग आपको पहले इसका बता दिया गया था, शायद कुछ लोगों को याद होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। डियरनेस अलावेंस क्यों दिया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ फेसिंग इन्फ्लेशन ऑफ द मार्केट। डिस्कस किया था मैंने एक क्लास में कि इन्फ्लेशन को फेस करने के लिए आपका बॉस अलग से कुछ पैसा दे रहा है, वो है आपका डियरनेस अलावेंस। दूसरा एंटरटेनमेंट अलावेंस, लास्ट डे भी डिस्कस हुआ था। एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो रूल एक बार याद कर लीजिएगा। तीसरा है हमारा मेडिकल अलावेंस, फिर टिफिन अलावेंस, फिर सर्वेंट अलावेंस, और लास्ट में क्या लिखे हैं, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस। सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस की मीनिंग भी मैंने फर्स्ट डे बताई थी, याद होगा किसी को। सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस क्यों दिया जाता है, जैसे आपका जॉब एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया गया, तो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पर आपके कुछ खर्चे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो उसके बियर करने के लिए आपको अलग से ये अलावेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये हुई मीनिंग की बात। और हम लोग ट्रीटमेंट क्या याद रखेंगे कि डियरनेस अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, टिफिन अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस और सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस अगर हमको सम्स में दिखा तो पूरा अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा। क्लियर है। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हल्का सा समझना पड़ेगा। सिर्फ लिखा इन द फॉलोइंग केसेस अमाउंट ऑफ अलावेंस रिसीव्ड, मतलब जितना तुमको दिया जा रहा है, जितना आप पा रहे हो, अमाउंट ऑफ अलावेंस रिसीव्ड ये वर्ड, एंड एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, और जितना आप खर्च कर रहे हो, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्टेड, उन दोनों में से जो कम होगा उसका आपको छूट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पाया, तो 12 महीने का कितना पाया, 12,000, ये रिसीव्ड हो गया। और आप मान लो 800 रुपया पर मंथ के हिसाब से खर्च किए हो, तो 800 इंटू 12 कितना होगा, 12 8 96, 9,600, पाए हैं 12,000, खर्च किए कितना, 9,600, कम कौन सा है, 9,600, तो आपको 9,600 का छूट मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो रहा है, 2,400, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये चला जाएगा कैलकुलेशन। क्लियर है। और अगर मान लो आप जितना पाए हो उससे ज्यादा खर्च कर दिए, तो भी जो मिनिमम अमाउंट रहेगा उसी का छूट मिलेगा। जैसे मान लो आप पा रहे हो 1000 रुपया पर मंथ करके ही, तो 1000 पर मंथ करके पाए कितना, 12,000, लेकिन आप खर्च कर रहे हो 1500 रुपया पर मंथ के हिसाब से, 1500 इंटू 12 कितना होगा, 18,000, दिख रहा है। तो बाहर में जो अमाउंट जाएगा वो माइनस में नहीं जाएगा, कितना जाएगा, नील। क्यों नील जाएगा, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 12,000, तो 12,000 आप पाए हैं और आपको छूट भी 12,000 का ही मिलेगा, और बाहर में अमाउंट आपका जाएगा नील। समझ रहे हैं, किसी भी कीमत पर जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा का आपको छूट नहीं मिल सकता। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मान लो तुम यहाँ पर 12,000 में 18,000 घटा के 6,000 माइनस में दिखा दोगे, जैसे हम लोग मैथ्स वैथ्स में करते हैं, मैथ्स में क्या होता है कि आपका माइनस नहीं हो रहा है तो निगेटिव में दिखा देते हैं ना। यहाँ वो मैथमेटिकल प्रोसेस हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। रूल बोलता है कि इन दोनों में जो मिनिमम है उसी का छूट मिलेगा। तो 12,000 आप पाए हो और इन दोनों में मिनिमम कौन है, 12,000, तो आपको 12,000 का पूरा छूट मिल जाएगा और बाहर आपका अमाउंट हो जाएगा नील। अगर आप ये 18,000 का छूट ले रहे हो तो बाहर फिगर कितना जाएगा, निगेटिव में। ये क्या इंडिकेट करेगा पता है, मैथ्स के हिसाब से नहीं सोचिए, टैक्स के हिसाब से सोचिए। ये इंडिकेट करेगा कि मेरा इनकम कम आया है,
और छूट हमको गवर्नमेंट ज्यादा दे रहा है, तो मेरा इनकम नहीं हुआ है, मेरा लॉस हुआ है, हम टैक्स नहीं देंगे, तुम ही हमको पैसा लौटाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा करेगा क्या कभी? ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम बनाएगा कि तुम्हारा लॉस हुआ है तो वो बोलेगा ठीक है तुम टैक्स मत दो, लेकिन ऐसा रूल थोड़े ही बताएगा कि आपका लॉस हुआ है तो आओ हम ही दे दे रहे हैं तुमको। ऐसा बनाएगा तब तो चोरी और ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग जानबूझ कर लॉस दिखाएंगे। अभी दिखाते हैं कम इनकम, उस समय तो और दिखाएंगे, है कि नहीं? अच्छा हाँ, आज हम बोलना भूल गए थे, फोन साइलेंट कर लीजिए। ये तो रिवाज है ना, बोलना पड़ता है, आज हम भूल गए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो ये पार्ट आप एक बार देखिएगा फिर से। इसमें क्या लिखे हैं? इन द फॉलोइंग केसेस अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड एंड एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्टेड। जितना आप पाओगे और जितना आप खर्च करोगे, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका छूट मिलेगा। किसमें किसमें? तो यहाँ हम लोग क्या क्या लिखे देखिएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। आप 6 यहाँ पर लिखे और 6 यहाँ पर लिखे, कितना हो गया? 12। और अभी 2-4 बढ़ जाएगा, 15-20 हो जाएगा। जब बहुत सारा आइटम होता है ना, तो हम लोग थोड़ा याद करने का अपना सिस्टम रख लेते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हो हम थोड़ा सा डिस्टेंस में इसको लिखे थे, TCD HRU, समझे? TCD HRU। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? जितना अमाउंट रिसीव करेंगे और जितना अमाउंट खर्च होगा, दोनों में जो कम रहेगा उसका छूट दिखाएंगे। ठीक है। लास्ट एक पार्ट देखो, 3 नंबर पॉइंट में थोड़ा सा चेंज है। सेकंड और थर्ड आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। 3 नंबर में लिखे हैं इन द फॉलोइंग केसेस अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड एंड एक्चुअल अमाउंट फिक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज रोमन 2 एंड रूल 2BB सबसेक्शन 2 विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्टेड। मैं लाइन एक बार फिर से बोल दूं। इस कंडीशन में, इस केसेस में क्या बोला जा रहा है कि जितना अमाउंट आप रिसीव करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या बॉस से, और जितना रूल के अंदर फिक्स है, मतलब इसके लिए क्या किया गया ना, एक अमाउंट फिक्स कर दिया रूल में कि इससे ज्यादा तुमको छूट नहीं मिल सकता। तो जितना आप पाओगे और जितना रूल के अंदर में फिक्स है, उन दोनों में कंपेयर करेंगे, और उन दोनों में जो कम अमाउंट होगा उसका आपको छूट मिलेगा। क्लियर है? सेकंड वाले में क्या था? जितना पाए और जितना खर्च किए। और थर्ड वाले में क्या है कि जितना पाए और जितना रूल के अंदर फिक्स है। तो इसके लिए आपको वो याद रखना पड़ेगा कि रूल के अंदर फिक्स कितना है। ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे आइटम है, लेकिन आपका कॉमनली जितना एग्जाम पर्पस में आता है मैंने उतने ही लिखे हैं अभी यहाँ पर। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के लिए रूल के अंदर फिक्स है 100 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना होगा? 1200 पर चाइल्ड, मतलब एक बच्चे का। मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे के लिए आपको 1200 और 1200 2400 रुपए तक का छूट मिल सकता है। अब अगर मान लो तुम अपने बॉस से 3000 रिसीव किए हो साल में, तो तुमको 2400 रुपए तक का छूट मिल जाएगा और 600 रुपए तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप अपने बॉस से 2000 रिसीव किए हैं और रूल कहां तक है? 2400 तक। तो अगर 2000 तक रिसीव किए हैं तो 2000 तक का ही छूट मिलेगा। पॉइंट समझ गए ना? कि ऐसा नहीं कि 2000 दिखाएं और 2400 माइनस करके निगेटिव में दिखा दिए, नहीं। जितना आप रिसीव किए हो और जितना रूल के अंदर फिक्स है, दोनों में से जो कम रहेगा उतने का हम लोग छूट दिखाएंगे। और लास्ट डे जो लोग आए होंगे उनको याद होगा, उस दिन हम लोग चिल्ड्रेन एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में पढ़े थे। वहां पर क्या था? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। ठीक है। यहां पर रेस्ट्रिक्टेड है कि 2 बच्चे तक का ही बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखे हैं चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस। इसके अंदर कितना रुपया तक फिक्स है? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। एक और थोड़ा आता है एग्जाम में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उसका मैंने लिख दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कितने रुपए तक का फिक्स अमाउंट है? 3200 रुपया पर मंथ। ठीक है। तो ये तीनों का अमाउंट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है?
अब एक चौथा नंबर पॉइंट लिख रहे हैं, और ये चौथा नंबर पॉइंट आप देख रहे हो कि इसमें हमने क्या किया ना, पूरा एक फॉर्मेट के साथ इसको लिख दिया है। फॉर्मेट के साथ लिखने का कारण क्या है कि इसके ऊपर कभी कभी अलग से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, समझे। सैलरी में आप ये ध्यान रखिएगा, एक तो आपका लंबा क्वेश्चन आएगा बड़ा सा, और एक क्वेश्चन जो रहेगा ना, एक नहीं दो ऐसा भी रहेगा जो शॉर्ट शॉर्ट टाइप का रहेगा। जैसे लीव सैलरी इनकैशमेंट पढ़े, उस पर अलग से क्वेश्चन दे दिया, ग्रेचुटी पढ़े अलग से क्वेश्चन दे दिया, पेंशन पढ़े अलग से क्वेश्चन दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस पढ़ने जा रहे हैं, इस पे अलग से क्वेश्चन दे दिया। तो अलग से क्वेश्चन देगा तो हम लोगों को तो पूरा एक फॉर्मेटिंग करके स्टेप बाय दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका रूल्स भी हम क्या किए हैं, पूरा का पूरा उसी पैटर्न में लिख दिए हैं कि अगर इसका अलग से सम्स आया तो हम लोग इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसका रूल क्या बोलता है। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस दिया किस लिए जाएगा, आप घर पे रहते हो भाड़े के, तो भाड़े के घर में रहते हो, उसके लिए आपका बॉस आपको पर मंथ कुछ अमाउंट दे रहा है। जितना देगा उसमें से आपको कुछ पार्ट का छूट मिलेगा। कितने का छूट मिलेगा, फॉर्मेटिंग मैंने लिखा है, ऊपर हेडिंग नहीं लिखा। जब सम्स करेंगे तो हम लोग एक हेडिंग भी लिखेंगे, जानते हैं आप लोग, जैसे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A एंड रूल 2A। तरीका क्या है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, जितना आपको मिला वो पहले लिख दिए, अब इसमें से छूट कितना मिलेगा वो लिख रहे हैं। तो लिखें लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A एंड रूल 2A। और ये वर्ड अब आपके लिए नया नहीं है, जब भी आपके सामने ये आ जाता है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तो आप जान जाते हो 2 3 4 आइटम रहेगा, उसमें से कम वाले को उठाना है ना। तो 3 आइटम इसके अंदर है, जिसमें पहला क्या लिखे हैं, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, जितना पाए हैं दिया रहेगा सम्स में, लिख देंगे। दूसरा लिखे हैं रेंट पेड, अब आप भाड़े के घर में रहते हो तो रेंट पेड भी किए होगे, वो भी दिया रहेगा, तो रेंट पेड लेंगे और उसमें से लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। ये ध्यान रखिएगा, रेंट पेड उसमें से लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, तब जाकर हमको दूसरा वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और तीसरे वाले पॉइंट में ले रहे हैं 40% ऑफ सैलरी। और अगर मान लीजिए आपका हाउस जहां आप रहते हो वो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में है, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका हाउस मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो 40% ऑफ सैलरी के जगह आपको लेना है 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। ये आपको तीसरा पॉइंट मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंट में से हम लोग कंपेयर करेंगे, 1 2 3, इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा उसका हमको छूट मिल जाएगा, वो जाएगा बाहर, ठीक है। और वो छूट काटने के बाद जितना एक्स्ट्रा बचेगा, ये फाइनल फिगर, इसके ऊपर चार्ज होगा टैक्स। तो इस पे हमने लिख दिया टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर है। एक चीज और देखे होगे, सैलरी का मीनिंग तो पूरा 1.5 पेज का है, पूरा फॉर्मेट ही सैलरी है, तो हर जगह तो हम लोग पूरा फॉर्मेट नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर सैलरी जो लिखा गया 10% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी, तो यहां पर सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट को लेना होगा, ठीक है। वो नीचे लिखा है मैंने, हियर सैलरी मीन, जो लोग ग्रेचुटी के क्लास में होंगे, लीव सैलरी के क्लास में होंगे, देख लिए होंगे। हियर सैलरी मीन क्या लिखे, बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस, और डियरनेस अलावेंस भी तब लेंगे जब वो फॉर्मिंग पार्ट होगा। फॉर्मिंग पार्ट की मीनिंग मैंने लास्ट क्लास बताई थी, जो लोग नहीं आए थे एक बार डिस्कशन देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक प्लस डीए, डीए कब लेंगे, जब वो फॉर्मिंग पार्ट रहेगा, और प्लस लेंगे कमीशन किसके ऊपर, जब कमीशन टर्नओवर के ऊपर रहेगा। तो ये 3 चीजों को जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद जहां 10% लेना है वहां 10% ले लेंगे, जहां 40 लेना है 40 ले लेंगे, या केडीएमसी में है तो 50 ले लेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा रूल है, आपको याद रहेगा तो आपको ये सम्स करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है, तो माइंड में ये मत रखना कि सेपरेट क्वेश्चन ही आएगा। ऑनर्स का क्वेश्चन कभी कभी बड़ा वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी बना देता है, उसके अंदर भी ये एडजस्टमेंट दे देगा, तो तुमको नोट में पहले ये पूरा निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद ये जो टैक्सेबल एचआरए आएगा, ये वाला फिगर आपको मेन सम्स में जाके पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो प्रोविजन को आप बहुत स्मूथली अगर याद रखोगे, आपको सम्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से देख लीजिए चारों पॉइंट।
अगर किसी में कोई डाउट आ जाए तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी प्रेजेंटेशन मैंने दी है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ऐसा ना सोचना कि सब आ गया, इसमें 2-4 और भी अलावेंसेस हैं जिसको मैंने अभी स्किप किया है क्योंकि वो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर सम्स करते समय वो सब आ गया तो हम लोग उसी समय उसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, जिनका छूटा है लिख लीजिए, मन में कोई डाउट आए फिर से पूछ लीजिए, हम रिपीट करते रहें। क्लियर है? थैंक यू।